नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री में परमाणु संरचना वाले चैप्टर की। ये जो भी अपन क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन आपके दिमाग के कलपुर्जे बिल्कुल पूरी तरह से खोल देगा, क्योंकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं आज के इस वीडियो से। हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, न कि हम रटने की कि इसका ऑप्शन ये आया, इसका ऑप्शन ये क्यों आया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आंसर तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। हम आंसर की बात ना करते हुए कि ये इसका चौथा ऑप्शन कैसे आया, तीसरा ऑप्शन कैसे आया, या पहला दूसरा जो भी ऑप्शन कैसे आया, उसके बारे में चर्चा करने वाले। और जब अपन चर्चा कर लेंगे किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो आपके लॉन्ग टाइम तक आपको वो चीज़ रिमाइंड रहेगी, याद रहेगी। और ये जो चर्चा कर रहे हैं ये आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम में काम के लिए है, हाफ ईयरली के लिए काम किए हैं और एनुअल के लिए काम किए हैं। मतलब क्वेश्चन बैंक अपने को अच्छे से कंप्लीट करनी है, प्रिपेयर करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं परमाणु संरचना के क्वेश्चन बैंक के सभी जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे विथ कॉन्सेप्ट के, याद करवाते हुए। आपको ईयरफोन लगा के मोबाइल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख के आराम से जो है पढ़िएगा। चलिए, आपका जो पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है परमाणु संरचना में, पहला क्वेश्चन है 3p कक्षक में कितने त्रिज्य नोड होते हैं। अब इसका ऑप्शन तो आपके साथ में सामने दिया हुआ है कि इसका डी ऑप्शन सही है, लेकिन डी क्यों सही है ये देखते हैं। तो त्रिज्य नोड निकालने का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है n - l - 1, n - l - 1। तो n 3p के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ओके, माइनस l की वैल्यू क्या होती है। अगर क्वांटम संख्या आप अच्छे से कर लेना, क्वांटम संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे इस चैप्टर में। तो 0 1 2 3, ठीक है। तो s p d और f, तो l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो यहाँ पर p है, तो p के लिए क्या लिखूँ, 1 और फिर -1। तो 3 - 1 - 1, तो ये आपके जो आंसर आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो समझ में आया 1 क्यों आया आंसर। अब देखो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 4D कक्षक के लिए कितने कोणीय नोड होते हैं। क्या बात करें अपन कोणीय नोड की, और एंगुलर नोड निकालेंगे। तो एंगुलर नोड मतलब इंग्लिश में एंगुलर कहते हैं, कोणीय नोड, एंगुलर नोड इक्वल होता है L। तो 4D के लिए जो अपन बात कर रहे थे L क्या होगा, 4D के लिए L, तो D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। D के लिए L की वैल्यू 2 होती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा आएगा भैया, C वाला ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। आ गया सही आंसर। तो हम कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, हम रटने के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर, निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है ना। निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ। तो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, ये क्या कह रहा है कि किसी भी जो सूक्ष्म कण उसकी स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ निश्चितता से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगर भैया स्थिति को जो है हम एक्यूरेट बताएंगे तो उसके संवेग में उतनी अनिश्चितता हो जाएगी, या संवेग को निश्चितता से बताएंगे तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। तो ये इसका है सही ऑप्शन बी। अगला है आपके पास तीसरी कक्षा में संबंधित कक्षों की कुल संख्या है। अब तीसरी कक्षा में एक तो 3s आ जाता है, 3p आ जाता है और 3d भी आ जाता है तीसरी कक्षा की जब बात करेंगे। तो 5 तो d के, 3 ये और 1 ये, तो 5 3 8 और 1 9। तो सही वाला ऑप्शन कौन सा वाला, C वाला ऑप्शन सही आ रहा तीसरी कक्षा के लिए। अगर दूसरी कक्षा के लिए बात करते तो दूसरी कक्षा में क्या होता है, सिर्फ S होता है और सिर्फ P होते हैं। तो दूसरी कक्षा में टोटल कितने होते हैं, 4 कक्षक। पहली कक्षा में सिर्फ 1 कक्षक होता है, S कक्षक होता है, ठीक है। दूसरी कक्षा में 4 और तीसरी में टोटल 9 कक्षक होते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा आएगा भैया, C। क्लियर है। चलिए, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म, इसमें समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म मतलब किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। अब भैया अपने को इनके एटॉमिक नंबर तो याद रखना पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा कि स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक के तो याद कर ही लेना। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने दे रखे आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। ओके, और स्कैंडियम का है 21, क्रोमियम का दे रखा है, क्रोमियम का होता है 24, और एक और दे रखा है मैग्नीज का होता है 25, और एक और दे रखा कोबाल्ट का होता है 27। ठीक है, इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। कैसे बी वाला, मतलब समान इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो Fe के अंदर जो है 26 होते हैं,
तो Fe3+ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास, 3 कम कर दो तो 23 इलेक्ट्रॉन इसके पास। मैग्नीज के अंदर कितने होते, 25, तो Mn ने 2+ लिखा तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो 25 में से 2 गए तो कितने हो गए, 23। मतलब Fe3+ और Mn2+ में समान इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। ठीक है, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 23 इलेक्ट्रॉन है, 23, और इसके पास भी 23। अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्रोमियम का 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3+ के पास कितने, 21 हो गए, और इसमें कितने, 25 है। समान नहीं है, स्कैंडियम में 18 हो गए, स्कैंडियम 3+ में, स्कैंडियम के पास 21 है, 3 कम कर दिए, 18 हो गए स्कैंडियम 3+ के पास इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम के पास 24 है, तो 3 कम कर दो, 3+ लग गया तो इसके पास 21 है। Fe3+ के पास 25 है, नहीं Fe3+ के पास 23 है, 23 इलेक्ट्रॉन है, और CO3+ के पास कितने हो जाएंगे, कोबाल्ट का 27 होता है, तो 27 में से 3 माइनस करो तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो समान इलेक्ट्रॉन किसमें, 23, ये वाले समान इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, विथ कॉन्सेप्ट, कोई तुक्का नहीं। चलिए अब बात करें निम्नलिखित में से, मिटा रहा हूँ मैं, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो भैया यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल होते हैं ना, उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है, अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल हीलियम को कहा जाता है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन, के शेल के 2 इलेक्ट्रॉनों में भिन्नता होगी। के शेल, तो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद पहली कक्षा को कहते हैं के, फिर दूसरी कक्षा को कहते हैं एल। तो के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन, इनकी स्पिन क्वांटम संख्या में भिन्नता होती है। तो स्पिन मतलब घूर्णन क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या भी कह सकते हैं इसको। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसकी स्पिन क्वांटम संख्या एस जो होती है, एक की +½ होगी तो दूसरे की -½ क्लियर है। चलिए आगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है, किससे संबंधित है भैया, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी से या परिमाप से, साइज के ऊपर डिपेंड करेगी, या फिर अभिविन्यास या फिर चक्रण। तो अभिविन्यास से की रिलेटेड है, चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है, अभिविन्यास से रिलेटेड है। ओके, Ni2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। Ni2+, अभी बताते हैं। निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28, और इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, ध्यान रखना क्या लिखूंगा, 3d8 और ये 4s2। और निकिल 2+, Ni2+ की बात करें ना, तो Ni2+ का क्या हो जाएगा, 3d8 और 4s0। अब 3d8, डी में 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो कैसे भरेंगे, ध्यान से देखना, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर रहा हूँ, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे अपने पास अयुग्मित, अकेले इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होएगा, बी वाला ऑप्शन। क्लियर है, क्लियर है, विथ कॉन्सेप्ट आंसर अपन बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे, के मतलब पोटेशियम का परमाणु संख्या कितनी है, 19 है। तो पोटेशियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो लास्ट में क्या आता है, 4s1 आता है। क्या आता है, 4s1 आता है। तो के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या, तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन यही है, तो इसकी n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या होगी इसकी 4, l का मान s के लिए क्या होता है 0, और m का मान भी क्या आएगा 0, और s क्या आएगा +½ तो ये कहाँ पर किसको सिमिलर कर रहा है, यहाँ पर ये सिमिलर कर रहा है b को। n बराबर 4 आ रहा है, l 0 आ रहा है, m 0 आ रहा है, s क्या आ रहा है +½ ऊपर की तरफ है तो +½ है ना। मतलब कितना मज़ा है पढ़ने में, जब एग्ज़ाम पास में आती तो टेंशन होता है कि ये पढ़ ले, लेकिन रिलैक्स होकर पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा, जो पढ़ो उसको अच्छे से पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि सारा पढ़ लिया और याद कुछ नहीं रहा, सारा पढ़ लिया और याद कुछ नहीं रहा, जो पढ़ेंगे उसको याद रहेंगे और उसको अच्छे से करके आएंगे, अच्छे से एग्ज़ाम में प्रूव करके आएंगे, ये चीज़ होनी चाहिए। चलिए, और पढ़ाई एक तपस्या, हिम्मत करके बैठना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। आगे बढ़े, 11वां क्वेश्चन, द्विगंशीय क्वांटम संख्या वाले उपकोष में कुल कक्षकों की संख्या होगी 2l+1। पहला 2l+1, इसका मतलब है s के लिए l का मान 0 होता है, s, p, d और f 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो s के लिए कितने कक्षक होंगे, तो 2 × 0 + 1, p के लिए 2 × 1 + 1, d के लिए 2 × 2 + 1, और f के लिए 2 × 3 + 1। समझना, यहाँ 2 आएगा, 2 × 1 = 2 और 3 आएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 आएगा, 2 3 6 और 1 7।
मतलब एस में 1 कक्षक होता है, पी में 3 होते हैं, डी में जो होते हैं 5 होते हैं और एफ में जो होते हैं 7 कक्षक होते हैं। ठीक है, एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं, पी उपकोष में 5, पी में 3, डी में 5 और एस में 1। चलिए, समस्थानिकों में उनकी संख्या समान होती है। किसकी संख्या समान होती है भैया? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिकों के अंदर खासियत होती है, क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या। जैसे कि मैंने लिखा 1h1, 1h2 और 1h3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है आपको। इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन भी 1। न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें से ये घटाओगे 0, इसमें से ये घटाओगे 1, इसमें से ये घटाओगे 2, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है और प्रोटॉन की संख्या भी समान रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन दे नहीं रखा, तो अपन क्या मानेंगे? प्रोटॉन वाला। एक बूंद पर आवेश 6.39 × 10⁻⁹ C है। तेल बूंद की कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये इसमें जो है इसका सही ऑप्शन आएगा डी आएगा, 4 होगी तेल बूंद की संख्या। फार्मूला रख के, फार्मूले में वैल्यू पुट करके ये जो सवाल किया जाता है। चलिए, 4D इलेक्ट्रॉन के लिए निम्न में से कौन सा सही क्वांटम संख्याओं का सेट है? जय हो। 4D इलेक्ट्रॉनों के लिए निम्न में से कौन सा सही क्वांटम संख्याओं का सेट है? अब 4D के लिए अपने को क्वांटम संख्या निकालनी है। n का मान कितना आएगा? जो सामने वाली संख्या लिखी हुई थी वो रहती है। l का मान कैसे लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, तो S, P, D और F। तो D के लिए कितना आता है? 2, और 4D है ना, 4D इलेक्ट्रॉन के लिए सही क्वांटम संख्या होगा ना मान 1। L बराबर क्या आएगा यहाँ पर? L बराबर 1 लिख लो, चलो आ सकता है 4D के लिए L बराबर 1 का मान भी। और S बराबर M का मान S का मान क्या आ सकता है? -½ हो सकता है। मतलब ये जो इस कंडीशन में -2, -1, 0, +1 और +2, अगर 1 है और ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो कुल मिला के ये वाला इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कब भर आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये नोवा इलेक्ट्रॉन है। मतलब 4D9 की कॉन्फ़िगरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि S का मान कभी 0 हो ही नहीं सकता, ये 3 कभी आएगा ही नहीं। 4D के लिए 3 तो आता ही नहीं, 2 आता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि L का मान यहाँ 3 दिया हुआ है। सही वाला कौन सा होगा? ये वाला, D वाला ऑप्शन जो है इसमें सही होगा, है ना। हर एक चीज़ें एक दूसरे से रिलेट रहती हैं। क्वांटम संख्या अगर करी हुई हो अच्छे से तैयार, नहीं करी हुई तो क्वांटम संख्या धनगर सर करके सर्च करना, मेरा वीडियो देखना क्वांटम संख्या से रिलेटेड, आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, गारंटी है मेरी। चलिए, परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए द्विगंशीय क्वांटम संख्या Na की, तो Na का अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा? सोडियम का। अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सोडियम का क्या होता है? लास्ट में 3s1 आता है, और 3s1 के लिए क्वांटम संख्या लिखना है तो n बराबर 3 आएगा। सही बात है। L का मान 0 आता है, S के लिए M का मान भी 0 आता है, और S का मान आएगा ऊपर की तरफ, डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन की तो +½ तो कौन सा वाला सही होगा इसमें? Na परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की द्विगंशीय क्वांटम संख्या L का मान, तो द्विगंशीय क्वांटम संख्या L का मान 0 होगा, तो ये वाला A वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है। Fe2+ आयन का परमाणु क्रमांक 26 है, बढ़िया बात है। डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। Fe3+ आयन का परमाणु क्रमांक 26 है, तो Fe3+ में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो एक्चुअल में Fe26 का जो होता है उसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। अब Fe3+ की बात करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब 2 तो यहाँ से और 1 यहाँ से, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5 और 4s0। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 5। तो सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला। क्लियर है बेटा। आगे बात करें। 18वां क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। परमाणु के उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं? स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा। 18वां क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। ये परमाणु के उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न के द्वारा होती है, तो 4l+2 फार्मूला कौन सा? 4l+2 फार्मूला है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या परमाणु के उपकक्ष में, तो यहाँ पर S की में अधिकतम 2 हो सकते हैं, P में अधिकतम 6, D में अधिकतम 10 और F में अधिकतम 14 होते हैं। ये कैसे प्रूव करें हम?
तो चलो प्रूव कर लेते हैं। एस के लिए 0 आता है वैल्यू, एल की वैल्यू, और इसके लिए 1, 2 और इसके लिए 3 आती है। तो 4 × 0 + 2 कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एस में अधिकतम। कितने हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 4 × 1 + 2 तो कितने? 4 एकम 4 और 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो पी में अधिकतम 3 कक्षक होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 4 × 2 + 2 मतलब 4 दूनी 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं डी में अधिकतम, और 5 कक्षक होते हैं, है ना। एक एक में 2 भरेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 4 × 3 + 2 4 3 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं किसमें? एफ में। तो टोटल कक्षक कितने होते हैं इसमें? 7 कक्षक। अब यहाँ पे क्या लिया हुआ है? ये 4l + 2 फार्मूला डी वाला, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें जो हैं आपको क्लियर होती जा रही होगी। मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि आपके विथ कॉन्सेप्ट सारे ऑब्जेक्टिव में करवाने जा रहा हूँ। अगर जिन्होंने कॉन्सेंट्रेट होकर कर रहे होंगे उनको 100% बेनिफिट मिलेगा। बस थोड़ा जो है आपको पुराने कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए। चलिए, प्रकाश विद्युत प्रकाश प्रभाव में निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रयुक्त प्रकाश की क्या होगा? इसका तीव्रता के समानुपाती होती है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रयुक्त प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। जितनी ज़्यादा तीव्रता होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कुल मिला के। तो साथियों, हमने सारे MCQs कर लिए हैं विथ कॉन्सेप्ट के। ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखना है अपने को। ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ऑक्सीजन O8 1s2 2s2 2p4 अपन ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो कितने लिखेंगे? 2। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा भाई। क्लियर है? अब है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के विपाटन को जीमन प्रभाव क्या कहते हैं? जीमन प्रभाव। आंसर लिखोगे जीमन प्रभाव। समान ऊर्जा वाले कक्षकों को क्या कहते हैं भैया? समान ऊर्जा वाले कक्षक जो रहते हैं उनकी एनर्जी में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए उनको कहा जाता है डीजेनरेट कक्षक। क्या कहते हैं? डीजेनरेट कक्षक। याद रखना, डीजेनरेट कक्षक कहा जाता है। अब ऐसा तत्व जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ऐसा तत्व जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन 1H1, हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है 1H1। इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, प्रोटॉन इसमें 1 है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो इसमें से ये घटाएंगे तो 0, तो कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दोनों का परमाणु क्रमांक सेम है, परमाणु भार जो है इनका भिन्न भिन्न है, तो ये जो क्या कहलाएगा? समस्थानिक। इनको क्या कहते हैं? क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 समस्थानिक है। इनको लिखिएगा आंसर समस्थानिक है। 1H1 1H2 1H3 ये भी क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये भी समस्थानिक है। यहाँ पर क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 भी समस्थानिक है। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है। 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक कक्षक में, 2 से ज़्यादा नहीं रहते हैं। अगला है परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रयुक्त किया। भाई साहब किसने किया परमाणु का नाभिकीय मॉडल? बताइए जल्दी से। रदरफोर्ड साहब ने। किसने? रदरफोर्ड ने किया। बोर सिद्धांत संकल्पना पर आधारित है। कौन सी संकल्पना पर आधारित है? क्वांटीकरण। अल्फा कणों पर आवेश होता है, धनावेश होता है। He2+ को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। कहाँ पर? नाभिक में। नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी रहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नाभिक, न्यूक्लियस, नाभिक। ओके, तो ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक, 10 ही हो गए। क्लियर है? बढ़े आगे। अब अपन बात करेंगे 1 वर्ड क्वेश्चन की जल्दी से। भाई साहब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बताओगे? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? J.J. थॉमसन।
जे थॉमसन ने करी थी इलेक्ट्रॉन की खोज। कलर चेंज करना, थोड़ा दिखना चाहिए भाई। चलो, कैथोड किरणों में उपस्थित कणों के लिए E/m का मान होता है 1.6 इंटू 1.76 इंटू 10⁻⁻8 या 8 होना चाहिए किलोग्राम कूलाम प्रति किलोग्राम kg, ये होता है कूलाम प्रति ग्राम, सॉरी 1.76 इंटू 10⁻8 कूलाम प्रति ग्राम, ये होता है। चलो, अब बात है प्रोटॉन की खोज किसने तथा प्रोटॉन के लिए E/m का मान क्या है। प्रोटॉन की खोज तो है गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने, याद रखना, गोल्डस्टीन ने करी थी। और प्रोटॉन के लिए E/m का जो मान है वो है 9.58 इंटू 10⁻4 कूलाम प्रति ग्राम। परमाणु और नाभिक के व्यास का लगभग अनुपात कितना होता है? परमाणु और नाभिक के व्यास का लगभग अनुपात होता है भैया 10 गुना, लगभग 10 गुना, लगभग 10 गुना होता है। याद रखना। किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता है? तो जब कक्षकों की आकृति पड़ी होगी तो उसमें एस कक्षक के अंदर कोई दिशात्मक प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा एस कक्षक, एस ऑर्बिटल। बैंगनी प्रकाश व हरे प्रकाश में किसकी ऊर्जा अधिक होती है? तो भाई साहब बैंगनी की ऊर्जा अधिक होती है। किसकी? बैंगनी की। और क्यों होती है बैंगनी की ऊर्जा अधिक? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना। आवृत्ति और ऊर्जा बराबर होती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य जो होती है, तरंग दैर्ध्य, इसकी तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश के हरे प्रकाश में किसकी ऊर्जा अधिक होती है? तो बैंगनी की ऊर्जा अधिक होती है और इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। चलिए, इलेक्ट्रॉनों को पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए कुल कितनी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है? बताइए। क्वांटम संख्याओं के प्रकार कितने? 4 मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4। 2p के तीनों कक्षकों आपस में किस प्रकार विभेदित होते हैं? तो 2p के 3 कक्षक होते हैं, वो विन्यासित होते हैं। क्या होते हैं? विन्यासित होते हैं। किसमें? 2p x एक्सिस में, 2p y और 2p z में विन्यासित होते हैं। क्या होगा इसका आंसर? विन्यासित होते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत में क्या अनिश्चित होता है? या तो फिर संवेग होगा अनिश्चित, या फिर स्थिति होगी। दोनों में से एक अनिश्चित होगा, स्थिति या संवेग या स्थिति। अगर एक को एक्यूरेट बताओगे तो दूसरा अनिश्चित हो जाएगा। क्लियर है ना। सूक्ष्म गण के संवेग में स्थिति की बात करेंगे। तो ये हो गए आपके सारे जो हैं कौन से वन वर्ड क्वेश्चन। आगे बात करें। चलो, सही जोड़ी, आपकी सही जोड़ी आ गई है। हाँ भाई साहब, प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? आंसर बताइए। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? तो प्रोटॉन की खोज के लिए आएगा ई वाला ऑप्शन, ई वाला, ये गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी थी। दूसरा है न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? तो आपके लिए ए वाला ऑप्शन, ए वाला। कौन आएगा यहाँ पर? चैडविक। E/m का निर्धारण किसने किया था? E/m का निर्धारण तो मूलिकन। किसने? बी वाला ऑप्शन आएगा, मूलिकन ने। और क्वांटम सिद्धांत किसने किया था? तो मैक्स प्लांक ने, सी मैक्स प्लांक ने किया था। और लास्ट बचा अनिश्चितता का सिद्धांत, तो डी वाला, डी हाइजेनबर्ग है ना। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करी अपनों ने चर्चा करी है क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है निश्चित बेनिफिट मिला होगा, आपको थोड़ी एनर्जी मिली होगी अंदर से कि अच्छा इस तरीके से करेंगे, जल्दी से आपको याद भी हुए होंगे और मज़ा आएगा पढ़ने में। अगर आप जो है ईयरफोन लगा के व्यवस्थित तरीके से, और हो सका अगर आपके पास टाइम ना हो तो जो मोबाइल में आप एक स्पीड का ऑप्शन रहता है, उस स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं सेटिंग में जाके, और जल्दी रिकवर कर सकते हो।
कहते हैं कि देखा हुआ मतलब पढ़ा हुआ कम से कम पढ़ो, उससे ज़्यादा लिखो और उसके बारे में सोचो। तो इन टॉपिक के बारे में सोचना, बैठे बैठे सुनना, वीडियो देखने पर, विजुअलाइज करने पर ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सभी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।